सभी को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2, इसकी जो पहली यूनिट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका दूसरा ये वीडियो रहेगा। एक वीडियो पहले भी डाल दिया था, वो अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो आप जरूर देखें। तो आप सभी को पता होगा इस बार 10वीं और 12वीं के अंदर एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग नई पुस्तकें आएंगी। तो ये पुस्तकें जो होंगी इसके अंदर सारी बातें समझ के ऊपर रहेंगी। तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, इन चीज़ों को समझें। आपके पास पुस्तकें अभी उपलब्ध नहीं होंगी तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप हमसे जुड़ें और आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम बात कर लेते हैं। आज का जो वीडियो है इसके अंदर जो बात रहेगी फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये चीजें जो हैं इस वीडियो के अंदर रहेंगी। एक वीडियो पहले था जिसके अंदर यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय एक इंट्रोडक्शन के रूप में जो बातें आई थी वो पहले वीडियो में डाल दी थी हमने। तो छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें। चलिए हम बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि फ्रांस की क्रांति कब होती है, ये 1789 में, ठीक है। और ये क्रांति काफी दिन तक चलती है जब तक वहाँ डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो जाती है, यानी लोगों का शासन, जिसको हम क्या बोलते हैं लोकतंत्र, स्थापित नहीं हो जाता है। तब तो फ्रांस की क्रांति करीबन 1814-15 तक चलती है। और इस क्रांति के अंदर आपको ये भी याद होगा कि इस टाइम यानी 1789 में क्या हो रहा था। फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। यानी उस टाइम में वहां पर जो मोनार्की थी, यानी राजाओं का इतना दमन पूर्वक शासन था, उससे लोग उकता चुके थे। वो चाह रहे थे कि हम यानी खुद का शासन स्थापित करें। और इस क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए और उससे प्रभु सत्ता जो है राजतंत्र से निकलकर फ्रांस के लोगों के समूह में स्थानांतरित, यानी लोग ये चाह रहे थे कि राजतंत्र के पास जो प्रभु सत्ता है वो जनता के पास आए। और यही तो चीज चाहते हैं लोग कि हम खुद सत्ता के अंदर भागीदार हो जाएं। और ये क्रांतियों का मूल मकसद यही होता है। और क्रांति के अंदर घोषणा हुई कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नीति तय करेंगे। राजा ने किसी दूसरे के ऊपर कब्जा कर लिया, हो सकता है वो अलग विचार का हो, अलग बोली का हो, तो वो नहीं स्वीकार कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से राष्ट्र का गठन करेंगे, उसके भविष्य को तय करेंगे। तो ये फ्रांस की क्रांति की बात थी। और इस क्रांति के अंदर फ्रांस के लोगों को एक सामूहिक पहचान देने का जिन यानी तत्वों ने योगदान दिया, उसके अंदर मातृभूमि है, नागरिक है, इसके साथ साथ में जैसे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार और एक नया फ्रांसीसी झंडा जिसको तिरंगा के नाम से जाने, उसको चुना। यानी लोगों को एकजुट करने के लिए कुछ प्रतीक तो होंगे। उन प्रतीकों के रूप में मातृभूमि है, नागरिकता है, एक संविधान है, उसके अंदर सभी को समान अधिकार होंगे, एक झंडा होगा और उस झंडे ने यानी पुराने वाले राष्ट्र ध्वज की जगह ली। और जो स्टेट जर्नल होती थी पहले, और उसका नाम बदल के क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। तो किसी भी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ यानी सिंबल होते हैं, उन सिंबलों के साथ लोगों को जोड़ा जाता है, तभी वो राष्ट्र के एक विचार के साथ जुड़ते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों ने उस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसके साथ साथ जो चीज़ें जुड़ी उसमें देखो, नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, और ये सारी चीज़ें राष्ट्र के नाम पे हुई। यानी कौन सा राष्ट्र, फ्रांसीसी राष्ट्र, ठीक है। और एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई जिसके अंदर अपने भूभाग में रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून, यानी वो जो एरिया जो है पूरा फ्रांस का एरिया है, उसके अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए समान कानून होंगे। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त हो गया, भार और नापने की एक समान व्यवस्था हुई, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। और पेरिस के अंदर फ्रेंच जैसी बोली, यानी फ्रांस के अंदर एक बोली, पूरे फ्रांस के अंदर एक बोली चले, तो इससे लोग क्या है कि जल्दी राष्ट्र के विचार के साथ जुड़ेंगे। तो ये काम हुआ। ये सारे काम राष्ट्र को जोड़ने के लिए हुए। सारे काम जो हैं एक राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में मददगार रहे। और इसके अंदर जो अन्य बातें हैं, देखो क्रांतिकारियों ने ये भी घोषणा करी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य और लक्ष्य है। यानी देखो इनका टारगेट ऊंचा था क्रांति का, कि वे यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाएंगे। और दूसरे शब्दों में क्या है
कि फ्रांस यूरोप के अन्य राष्ट्रों को भी लोगों को भी राष्ट्रों में गठित करने में मदद करेंगे। बहुत सारे राष्ट्रों के अंदर उस टाइम क्या था, राजतंत्र था, राजाओं का राज था। तो वो क्रांति के जो लोग थे, जो फ्रांस में क्रांति कर रहे थे, उनका ये मकसद था कि यूरोप के अंदर भी क्या हो, खुद का शासन हो, यानी प्रजातंत्र स्थापित हो जाए। इनका मोटो बड़ा था। और जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के कई शहरों में पहुंची तो छात्र, शिक्षित, मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करते हैं और उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता और तैयार कर दिया, जो 1790 के दशक के अंदर हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। यानी क्रांति के अंदर ये भी हुआ कि फ्रांस एक ऐसा राष्ट्र हो जिसकी सीमाएं विस्तार हो, विस्तृत सीमाएं हो, इसका एरिया जो इसके पास अच्छे संसाधन हो। तो ये सारा जो विचार है उन क्रांतिकारियों, सेना के लोगों के अंदर पहुंचा। तो बहुत सारे आसपास के एरिया को भी उन्होंने कब्जे में लिया और वो जो विचार है वो उन लोगों के पास पहुंचा कि ये क्यों आ रहे हैं, ये इसीलिए आ रहे हैं कि फ्रांस का विचार ज्यादा से ज्यादा फैले। तो ये हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इन सारे इलाकों में जब फ्रांस की सेनाएं घुसी तो उन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का विचार तैयार हुआ। और फ्रांस और क्रांतिकारी युद्धों के अंदर शुरू होने के साथ साथ ही फ्रांस की सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में भी ले गई। ये जो फ्रांस के अंदर राष्ट्रवाद का विचार तैयार हुआ, ये फ्रांस के साथ साथ दूसरे देशों के अंदर भी राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए मददगार रहा। और आगे हम नेपोलियन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही प्रारंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह प्रजातंत्र को नष्ट किया। देखो ये जो चीज है, यानी नेपोलियन ने उसी क्रांति के दौरान, क्रांति हुई राजाओं को उखाड़ फेंकने के लिए, लेकिन नेपोलियन ने जिस प्रकार से लोगों को तैयार किया, उससे वो जो मोनार्की है वो जरूर खत्म होगी, लेकिन नेपोलियन भी राजा के रूप में वहाँ स्थापित हो गया। हम भविष्य में कभी नेपोलियन के ऊपर भी पूरा एक वीडियो तैयार करके आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। नेपोलियन एक छोटे से यानी छोटी हाइट का इतना मतलब बहादुर एक सैनिक, और उस सैनिक ने बाद में पूरे फ्रांस की सत्ता को संभाला और फ्रांस की सीमाओं को बढ़ाया। नेपोलियन के अंदर जो महत्वाकांक्षाएं थी, उस महत्वाकांक्षाओं का इतना बड़ा असर हुआ कि फ्रांस ने आसपास के ज्यादातर एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। सिर्फ ओटोमन और इंग्लैंड जो है वो बच पाए थे, वो उसके कब्जे में नहीं आए, बाकी अधिकतर एरिया को कब्जे में ले लिया था। देखो ये मैप देख लो आप एक बार। ये मैप जो है 1815 के अंदर वियना कांग्रेस के बाद के अंदर यूरोप का जो ढांचा है वो देख लें। ये तो फ्रांस है, ये तो फ्रांस की स्थिति है। और नेपोलियन ने आसपास के ज्यादातर एरिया को कब्जे में कर लिया था। ये एक तो ये ग्रेट ब्रिटेन, देखो ग्रेट ब्रिटेन ने पूरे विश्व के ऊपर राज किया। उसकी सेना जो है एक संगठित थी, ट्रेंड थी, आधुनिक हथियारों से लैस थी। इस कारण ग्रेट ब्रिटेन की जो ताकत है उसको उस समय कोई सी भी दूसरी जो है ताकत कम नहीं कर पाई। और नेपोलियन ने ओटोमन साम्राज्य को भी कब्जे में लेने का प्रयास किया। ओटोमन उस समय का एक बड़ा साम्राज्य था और ये एरिया जो है फिलिस्तीन, सीरिया, ये सारा चीज जो है, ये पूरा एरिया विवादित एरिया आज भी है, उस टाइम में भी ओटोमन साम्राज्य के पास था। लेकिन हम बात कर रहे हैं नेपोलियन की, तो नेपोलियन ने उस टाइम में बहुत बड़े एरिया के ऊपर कब्जा किया था। आसपास के जो भी आपके जर्मनी, इटली, ये सारे उसके सबॉर्डिनेट कंट्री थे, यानी उसकी मदद, यानी उसी के दिशा निर्देश से ये संचालित हो रहे थे। तो नेपोलियन के ऊपर कभी समय मिलेगा तो हम और वीडियो तैयार करके भेजेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें और आप अपने सुझाव भी डालें। आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उससे जुड़ी हुई जो है टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था कि क्रांति के बाद में नेपोलियन राजा के रूप में ही जब स्थापित हो गए तो एक बार झटका जरूर लगा क्रांतिकारियों को, लेकिन नेपोलियन ने काफ़ी चेंजिंग किए। जो पुराने जो राजा थे उन राजाओं के पैटर्न को थोड़ा सा बदला और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई। देखो प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर बहुत सारे इसने नए पॉइंट्स, सिद्धांतों को डाला।
यानी पूरी व्यवस्था और ज़्यादा तर्कसंगत और कुशल बनाई। और 1804 के अंदर नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता कहा जाता है, ये लागू हुई। और इसके अंदर देखो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार तो वो समाप्त हुए। जैसे राजा जो है मर गया, उसके बाद में उसका बेटा राजा हो गया, ये जन्म से ही विशेषाधिकार हो गए, इनको नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। तो यानी बहुत सारी चीजों को नेपोलियन ने बदला। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं आई, था वही राजतंत्र, लेकिन क्रांति के अंदर लोगों को ये हो गया कि अब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर आ जाएंगे, लगे रहेंगे। तो नेपोलियन के बाद में तो आपको पता ही है कि वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो ही गया था। और क्या हुआ, उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता, कौन सी संहिता, नेपोलियन संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधिकतर क्षेत्रों में लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में भी नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। तो ये नेपोलियन संहिता उन एरियाओं में गई तो उनको भी लगा कि हम भी कुछ नया करें, यानी राष्ट्र का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा। जब ये सारे चीजें वहां गई तो उन लोगों ने भी एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट तैयार किया। और हम यही तो पढ़ रहे हैं, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय, उसके अंदर हम फ्रांस देख रहे हैं। तो ये फ्रांस से लहर बाकी जगह गई और सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटाया, यातायात और संचार के साधनों को सुधारा। किसान, कारीगर, मजदूर और नए उद्योगपतियों ने नई जो आज़ादी मिली थी उसका स्वाद चखा। उनको लगा कि ये स्वाद अच्छा है। तो ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे और आगे प्रबल होती गई। उद्योगपति और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून, यानी जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी उन को ये चीज़ें समझ में आई कि ये जो एक समान कानून है, इन एक समान कानूनों से काफ़ी फायदा मिलेगा। और मानक भार, नाप और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत भी मिली। लेकिन जो जीते हुए इलाकों में यानी जो नेपोलियन ने बहुत सारे एरिया को जीता था, उन इलाकों के अंदर जो स्थानीय लोग थे उन लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहर जैसे ब्रसेल्स है, मेंज, मिलान, वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत हुआ। मगर ये शुरुआती उत्साह था और शीघ्र ये दुश्मनी में बदल गया जब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रांस सेनाओं में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। यानी फ्रांस की सेनाएं जिन देशों में जा रही थी वो जिस प्रकार से उस देश के राजतंत्र को हटा के और अपना यानी शासन स्थापित कर रहे थे, यानी नेपोलियन का शासन स्थापित कर रहे थे, स्टार्टिंग में उन देशों के अंदर लगा कि हमको राजा महाराजाओं से मुक्ति दिला दी। जैसे इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश लोग आए तो इंडिया के लोगों को लगा कि इन्होंने राजा महाराजाओं से मुक्ति दिला दी, लेकिन वही जो चीज़ है वो बाद में इंडिया के लोगों के दिमाग में आई कि इन्होंने राजा महाराजाओं से मुक्ति दिला दी लेकिन हमारा खुद का शासन तो स्थापित नहीं हुआ। वही चीज फ्रांस के सैनिकों ने जब दूसरे देशों के अंदर पहुंचाई तो उन देशों के लोगों के अंदर भी यही रहा कि ये जो है ये हमारे ऊपर सिर्फ राज करने के लिए आए हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये सिर्फ हमारे को दबाने के लिए, हमारे ऊपर जिस प्रकार से सेंसरशिप कर बढ़ाए, ये सारी जो चीजें हैं फ्रांस की सेनाओं के अंदर लोगों को जबरदस्ती भर्ती कर लिया। सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या था कि फ्रांस के एरिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का, और उसी का नुकसान हुआ। धीरे धीरे फ्रांस के प्रति लोगों की नफरत बढ़ती गई, फ्रांस को खदेड़ा जाने लगा। और ये चित्र समझ लेना आप, इस चित्र में दिखाया गया है कि जो लाइप्जिग की लड़ाई हुई थी और 1813 में, उस लड़ाई के अंदर नेपोलियन हार जाता है और इस चित्र के माध्यम में दिखाया है ये डाकिए के रूप में कि किस तरह से इसकी सारी जो चिट्ठियां आसमान में बिखर रही हैं। तो नेपोलियन के जो जीते हुए प्रदेश वो किस तरह से बिखर रहे हैं वो सारे इस चित्र के अंदर दिखाए गए हैं। तो ये जो हमारा वीडियो था इसके अंदर हमने
संक्षेप में ये समझने का प्रयास किया कि फ्रांस की क्रांति और उसके साथ साथ फ्रांस कंट्री यानी फ्रांस देश के अंदर जो फ्रांस का विचार जो है वो कैसे डेवलप हुआ। ये जो चीज़ें थी, इन चीज़ों के अंदर आपको ये तो लग गया होगा इसके अंदर कहीं ऐसी चीज़ें जो हम रटें कहीं नहीं है। नई जो किताब है एनसीईआरटी पैटर्न के अंदर, उनके अंदर आप चीज़ों को समझें। रटने का इसके अंदर कुछ नहीं है, चीज़ों को समझें, घटनाओं के साथ जुड़ के आगे बढ़ें तो आप आसानी से बड़ी ही ये मान के चलो, मैं शिद्दत से आपके साथ ये वादा करता हूँ कि आप सामाजिक विज्ञान को इतना सरल बना लेंगे कि आपको लगेगा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। तो आप वीडियो में जुड़े रहे, धन्यवाद। हम जल्द ही आगामी वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, पुनः धन्यवाद।